थोड़े थोड़े लिख दिए यार। बोर्ड लगी यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस कर लिया था। उससे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस हो चुके हैं, उनके फार्मूलाज भी डिस्कस हो चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रह गए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट के हवाले से अगर आप देखें तो जो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डॉट प्रोडक्ट के हवाले से देखने हमें आया है। कुछ तो उस दिन मैंने करवा दिए थे काफ़ी ज़्यादा, कुछ जो रह गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर्स में हुए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है एक किस्म का कि अगर आपको एक वेक्टर दिया गया है कंपोनेंट फॉर्म में, से फॉर एग्जांपल i प्लस जे प्लस के, और एक दूसरा वेक्टर इस तरह कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है माइनस आई प्लस जे, इस तरह व्हाटएवर, दो वेक्टर दिए गए कंपोनेंट फॉर्म में। जब आपको दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हों आई जे की फॉर्म में, और उनके बीच एंगल पूछता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये इस तरह के एमसीक्यूज नहायत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस एमसीक्यूज होते हैं। तो याद रहे, इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट से हेल्प लेते हैं जब दो, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने जब से सेकंड चैप्टर वेक्टर्स को स्टार्ट कर रखा है तो हम एंगल के बहुत एमसीक्यूज करते आ रहे हैं, एंगल्स वाले के, जिसमें एंगल पूछा जाता है। एक तो इस तरह के एमसीक्यूज थे जब वेक्टर्स के बीच म्यूचुअल एंगल पूछा जाता था रिजल्टेंट के केस में, तो वो हम लोग जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट वाले फार्मूले से करते थे। एक ये था कि खुद रिजल्टेंट का आई जे फॉर्म में रिजल्टेंट होता था, उसका एंगल पूछा जाता था, तो वो हम किस तरह करते थे आपको याद है, टेंजेंट के तरीके से। अब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में आ गए हैं, इनके बीच जो है वो हमसे एंगल पूछता है। तो इनके बीच जब एंगल पूछता है तो हम क्या करेंगे, देखें डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आपके सामने है बहुत फेमस, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, और थीटा किस चीज़ के इक्वल होगा, काज इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर एमसीक्यूज व्यू पॉइंट। एमसीक्यूज के लिए ये नहायत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जब आपको वेक्टर जो है बाकायदा कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो, तो आप इस तरह की फॉर्म में दिया हुआ तो आप इससे अच्छे एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे वाले केस में देखें, इस केस में ए डॉट बी फाइंड कीजिए, सॉल्व करें एमसीक्यूज को जल्दी जल्दी। ए डॉट बी का क्या तरीका समझाया था, आई वाला आई से मल्टीप्लाई करें, वन वो प्लस वन माइनस वन, क्या आंसर आएगा मल्टीप्लाई में, -1, आई डॉट आई 1 होता है। ये आपके पास फ़र्ज़ करें, इसको भी मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 जे डॉट जे 1 होता है, और के जो है इधर तो के नहीं है तो इसका मतलब है वो 0 के है, तो इधर 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कुल आंसर भी 0 आ जाएगा। तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इधर पुट कर दें। दूसरे में ये जो नीचे इस एमसीक्यूज में अब नीचे पुटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी 0 आ चुका है आपके सामने, ए डॉट बी का आंसर 0 आ चुका है। अगर 0 ना आता तो नीचे ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करके पुट करेंगे। ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका सिखा चुका हूँ कई दफ़ा कि इसके कोएफिशिएंट को स्क्वायर प्लस इसका का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर रूट वाले फार्मूले से मैग्नीट्यूड को नीचे मल्टीप्लाई करें। बार बार कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इनसे फाइंड आउट करके। और ए डॉट बी, तो ये तो अब एमसीक्यूज हो गया, मैग्नीट्यूड नीचे फाइंड करने की ज़रूरत तो नहीं है बहरहाल, क्योंकि ऊपर आंसर जो 0 आ गया है। जब ऊपर 0 आ गया है तो नीचे जो भी है ए बी का आंसर सब कुछ 0 ही आ जाएगा। और काज इनवर्स ऑफ 0, डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से पता है 90 होता है। क्यों 90 होता है, क्योंकि हमें पता है काज 90 में क्या होता है 0, तो काज को उधर करके इनवर्स कर दो। देखिए
तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएं कि जनाब बताएं कि वेक्टर्स के बीच ए और बी के बीच कौन सा एंगल है कंपोनेंट फॉर्म। ये बहुत फेमस एमसीक्यूज हैं और बहुत जो अच्छे सीनियर स्टूडेंट हैं जो चीज़ें को पहले पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ये एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में कई बार आ चुके हैं। इस तरह के एमसीक्यूज बार बार कह रहा हूँ, जब इस तरह के एमसीक्यूज दिया जाए तो इस फार्मूले को कभी मत भूलिए। दैट्स बेस्ट ट्रिक, कीप इट इन योर माइंड। ए डॉट बी फाइंड करें, नीचे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करके मल्टीप्लाई करें, कोई आंसर आ जाएगा। काज इनवर्स की सूरत में आंसर आ जाएगा, जैसे काज इनवर्स ऑफ 0 आ गया, या अगर काज इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाता है तो वो 60 होता है। नेगेटिव 1/2 आ जाता है काज इनवर्स तो वो आपके पास 120 होता है। काज इनवर्स √3/2 आ जाता है तो वो आपको पता है 30 होता है 30 होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए बीइंग फिजिक्स स्टूडेंट। अब काज इनवर्स के फार्मूले और ये टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक स्टूडेंट कहता फिरे कि सर ये मुझे नहीं पता कि काज इनवर्स ऑफ हाफ क्या है। काज इनवर्स ऑफ हाफ में कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि काज 60 पे कितना होता है? हाफ होता है। तो इनवर्स पे कितना होगा? काज इनवर्स वही 60 होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस तरह अगर आप देख रहे हैं काज 30 कितना होता है? √3/2। तो काज इनवर्स अगर कर लें √3/2 का तो वो 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये बातें ऐसी हैं कि जिसको मेरे ख्याल में आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, आपको बताना हक नहीं बनता है, आपको ये खुद पता होना चाहिए। नेगेटिव हाफ कर लें तो ये एक तरह का टेबल याद कर लें, इनवर्स वाले फ़ौरन बना सकते हैं। अगर आपको पता है कि काज 120 पे माइनस हाफ होता है तो इनवर्स फ़ौरन बना सकते हैं। आपको पता है काज 60 पे प्लस हाफ होता है तो आप उसका इनवर्स फ़ौरन बना सकते हैं। इस तरह टेंजेंट के लिए, साइन के लिए, ये तमाम टेबल्स आप याद करें। ये बहुत बेसिक है इस तरह चैप्टर 2 के एमसीक्यूज करने के लिए। बहरहाल अब ये तो हो गई एक किस्म का एक कैटेगरी। कैटेगरी 2 में भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है एमसीक्यूज में। कैसे? अगर आपको कहता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो से फॉर एग्जांपल 10 है और ए वेक्टर आपको दे देता है 10, बी वेक्टर दे देता है 2 और फिर एंगल पूछता है। ये अब दूसरा स्टाइल है एमसीक्यूज का जिसमें आपको ए डॉट बी दे रखा है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड दे रखी है, कंपोनेंट फॉर्म नहीं है। लेकिन वंस अगेन वी कैन यूज दिस फार्मूला फॉर दिस पर्पस बिकॉज वी हैव बीन गिवन द डेटा। हमें डेटा गिवन है। आपको पता है कि अगर ए डॉट बी आपको गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, तो फार्मूला आता है। जब फार्मूला आता है उसमें जस्ट पुटिंग करें थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ए डॉट बी कितना दे रखा है जनाब, इसमें पुटिंग करेंगे इस फार्मूले में 10 और नीचे ए कितना दे रखा है 10, बी कितना दे रखा है 2, कैंसल। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट काज इनवर्स ऑफ हाफ और काज इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है 60 डिग्री। देखें ये एमसीक्यू सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह के एमसीक्यूज आप डॉट प्रोडक्ट के हवाले से डॉट प्रोडक्ट के यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट डॉट प्रोडक्ट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आप डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले को यूज़ करके दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, ये काम आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट चूंकि कंपोनेंट फॉर्म में उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ पर तो ये तो बड़ा सीधा फार्मूला है, आई डॉट आई जे डॉट जे के करके फटाफट इसका आंसर आ जाता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, आपको पता है। हाँ, उसमें आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के तो नल आ जाते हैं, लेकिन आई जे का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा कि आई जे प्लस के होता है, जे के प्लस जो है आई होता है कि आई में प्लस जे होता है, और फिर उसको टेबल के हिसाब से जाना पड़ता है। मैं उसकी भी एमसीक्यूज एक करवा देता हूँ। तो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं। आपके अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है तो आप बैठे हुए हैं, आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन मुझे अभी भेज सकते हैं, फिर मैं उसका आंसर भी आपको दूंगा। तो देखें, दूसरा, अगर इसी तरह एंगल वाला एमसीक्यूज आता है कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल बताएं और आपको क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड देगा इस तरह कि फर्ज करें क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड 100 है ऐसे, और फिर आपको देगा कि ए वेक्टर फर्ज करें से फॉर एग्जांपल यू हैव इट्स वैल्यू 50, बी
जो है वो आपके पास 4 इस तरह आपको, और अब एंगल पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला उठाना है, वो आपको पता होना चाहिए। ए बी साइन एंगल होता है। तो अब साइन एंगल के लिए सेपरेट कर लें। तो साइन एंगल के लिए डियर स्टूडेंट जब आप सेपरेट करेंगे तो आप जो है आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, नीचे ए बी आ जाएगा। और एंगल के लिए जब सेपरेट करेंगे तो साइन इनवर्स ए क्रॉस बी। तो देखिए आप उस तरह का एमसीक्यूज जो है एंगल वाला एमसीक्यूज क्रॉस प्रोडक्ट से पूछेंगे, लेकिन फिर ज़ाहिर बात है डॉट था तो इधर काज इनवर्स था, क्रॉस है तो साइन इनवर्स होगा, कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ क्रॉस की और साइन की तब्दीली है। तो बस अब आपको डेटा दे रखा है, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी कितना है 100, ए कितना है 50, 4 सॉल्व कर दें तो ये साइन इनवर्स हाफ आ रहा है और साइन इनवर्स हाफ पे होता है 30। ये बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साइन 30 पे हाफ होता है तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ 30 डिग्री होगा। तो ये आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, अब एक और बात सुने और एमसीक्यूज को देखें। हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, उस दिन मैंने आपको बताई थी, जिसमें टार्क एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। तो टार्क के हवाले से भी आपसे क्रॉस प्रोडक्ट के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ये एंगल वाले एमसीक्यूज कैसे, अगर आपको कह देता है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है, किसी डोर में टार्क अप्लाई हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड आपको कोई दे देता है, से फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर, ये आपको टार्क की मैग्नीट्यूड दे दी गई। अब इसी तरीके से वो आपको मोमेंट आर्म दे देता है, मोमेंट आर्म कि मोमेंट आर्म कितना है 2i प्लस जे, फोर्स दे देता है 3i माइनस जे। अब एंगल पूछता है इसके बीच, किसके बीच, आर और एफ के बीच एंगल पूछता है। तो अब आपके पास आर और एफ के बीच एंगल पूछेगा तो आपके पास टार्क का क्या फार्मूला है, आर एफ साइन एंगल है कि नहीं। तो फिर डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, साइन एंगल के लिए जो सेपरेट करें तो टार्क ओवर आर एफ हो जाएगा। तो मैंने आपको टार्क दे रखा है, देख लें। आर, यहाँ आर की मैग्नीट्यूड इस्तेमाल होगी तो आर की मैग्नीट्यूड कैसे आप निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 1 अंडर द रूट 5, इस तरह आंसर आ जाएगा। और एफ की मैग्नीट्यूड निकालें, एफ की, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 तो 10। तो ये इसमें पुट कर देंगे और पुट कर देंगे पर आपका एमसीक्यूज इस तरह दिया जाएगा कि जो साइन इनवर्स का आंसर बनता है उसका टेबल आपको आता होगा, इस तरह ऑप्शन बनेगा। वरना अगर नहीं भी आता तो उसके ऑप्शन इसी शक्ल में ही मौजूद होंगे। तो ये आपके पास साइन इनवर्स देखें वो 200 है, उधर कितना है 5 10, तो ये इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे तो आप सिंपल और भी इसको मज़ीद अच्छी शक्ल में बना सकते हैं। उस 200 को तोड़ दें और इसको अंडर रूट से कैंसिल कर दें और थोड़ा शक्ल मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। और किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, टार्क के हवाले से ही मैं बता रहा हूँ। को पता है टार्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, वो रोटेशन देता है। टार्क के हवाले से अगर आपको कोई कहता है कि एक वेक्टर आर है आई माइनस जे प्लस के मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म के बाद फोर्स दे देता है आई प्लस जे माइनस के, मैं बहुत सिंपल फॉर्म में ले रहा हूँ, कोफिशिएंट लिख भी नहीं रहा, 1 2 3 आगे नहीं लगा, कुछ नहीं लिखा। अब अगर आपसे टार्क पूछता है, सीधा खुद टार्क पूछता है, तो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के कंपोनेंट फॉर्म में। यानी कि कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करेंगे, कोई टार्क तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, टार्क की मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है, खुद टार्क भी आपसे पूछ सकता है। इस तरह के एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ को ज़रा देखें, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है या क्या ट्रिक है। देखें डॉट प्रोडक्ट अगर होता तो बहुत ही आसान था इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना। आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई डॉट आई वन जे डॉट
K1 K डॉट K1 कर लेते तो फटाफट आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट को फिर हम कंपोनेंट फॉर्म में करते हैं ऐसे I J और K कंपोनेंट फॉर्म में। ये तरीका है कंपोनेंट फॉर्म में। एक तरीका देखें, ये मॉडुलस कंपोनेंट फॉर्म में इसको करने का तरीका क्या है, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट, अगर आपने मैट्रिसेस पढ़े हो 10th क्लास में तो वो ये चीज़ें आप कर चुके हैं 10th क्लास में। तो डिटर्मिनेंट मेथड में ये I J K आप देखें 1 -1 1, तो उसका कोफिशिएंट कितना है, I को इधर कोफिशिएंट लिखते होते हैं। I के आगे क्या है 1, J के आगे -1, K के आगे +1, I के आगे 1, J के आगे 1, K के आगे -1। ये एक तरीका है। एक तरीका वही है जो आपको आता है, ये I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा, I क्रॉस J I क्रॉस K कर लें उस तरीके से, फिर J क्रॉस I J क्रॉस J J क्रॉस K कर लें, K क्रॉस I K क्रॉस J K क्रॉस K कर लें, फिर I वालों J वालों K वालों को सेपरेट कर लें। एक वो तरीका है, एक ये तरीका है। बात समझ में आ गई। R क्रॉस F को लिखकर पहले R के तमाम कोफिशिएंट्स जो I J K के आगे लिखी होती हैं टर्म्स कोफिशिएंट्स, और फिर J के तमाम कोफिशिएंट्स लिखकर इस शक्ल में। अब तरीका को समझें, पहले लिखते होते हैं I का रो और कॉलम छोड़ देते हैं। ये मैट्रिक्स मेथड है, मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बायो वाले स्टूडेंट थोड़े से इससे परेशान हो जाते हैं। I की लिखकर I का रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो टर्म्स हैं उसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। फिर इधर प्लस था तो तरतीब से रूल है, नेगेटिव J लिखेंगे, +I नेगेटिव J रूल के हिसाब से। तो ये अब जो है J का रो कॉलम छोड़कर 1, ये J का रो और कॉलम छोड़ के 1 1 1 -1। उसके बाद फिर तरतीब से प्लस माइनस और फिर प्लस K। अब K का रो और कॉलम छोड़कर 1 1 -1 1। ये तो ये तरीकाकार है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने तो बड़ा फास्टली करना होगा MCQs में, एंटी टेस्ट में हमारे पास टाइम नहीं होता। जस्ट आपको तरीका समझा रहा हूँ, आपने करना किस तरह है। आपने इस तरह फॉलो नहीं करना, आपने ज़बानी करना होता है, उधर ज़बानी करना होगा। मैं आप समझाता हूँ ज़बानी कैसे कर लेंगे। ये I मल्टीप्लाई करें -1 आपस इनको रूल क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, नेगेटिव लिख कर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में माइनस डाला जाता है। तो ये क्या आएगा 1 -1 1 1, फिर J -1 फिर K 1, फिर नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस। तो ये अब आपने उसमें डायरेक्ट कैसे करना है एंटी टेस्ट में, इसको इधर रख के हाथ रख के इनको आपस में ये +1 +- ये -+1 और माइनस डाल के 1, वो डायरेक्ट एक स्टेप में आ जाएगा। और डायरेक्ट उसको सॉल्व भी कर लेते। ये 0 I वाला ख़त्म हो गया, J -2 K +2, तो फटाफट +J +2K +2J +2, ये आंसर आ गया है। मतलब ये बात आपने, ये तो मैंने एक तरीका समझाया है, इस रूल को आपने दिमाग में बिठाना है और करना बिल्कुल एक स्टेप में है। कैसे करना है एक स्टेप में, मैंने आपको कैसे बताया कि I वाले को रो और कॉलम इधर उंगली रख के इस और इसकी रो को छोड़ें, इसके कॉलम को छोड़ें, इनको आपस में माइनस डाल के इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, सॉल्व कर लें, फटाफट आपको I का कोफिशिएंट मिल जाएगा। जो मिलेगा इधर 0 मिला, ख़त्म कर दिया। फिर J पे उंगली रख के, ये J पे ये कॉलम रो छोड़ के इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको ये, तो -1 माइनस डाल के -1, तो आपको पता है -2 डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। चूँकि मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव तो प्लस आ जाएगा। तो फिर K पे उंगली रख के ये K वाली रो कॉलम को कुछ ना कहें, इनको आपस में मल्टीप्लाई, माइनस डाल के इनको आपस में मल्टीप्लाई करना तो आता है ना। ये 1 1 इधर 1 हो जाएगा और +-1 माइनस प्लस हो, तो फॉर तो इसको आपने दिमाग में टेक्निकली जो है करना होता है, शॉर्टली करना होता है। आपके पास टाइम नहीं है कि आप इस तरह करते फिर टेस्ट में, तो आपको पता है कि MCQs के 1 से 2 मिनट भी नहीं होते, तो लिहाजा एवरेज तो आपने इस तरह इसके MCQs को सॉल्व करना है और इसको वर्कआउट करना है। तो कुछ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के MCQs भी बताए हैं, और भी बहुत से बताए थे।
देखें उस दिन के लेक्चर में भी मैं जब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उस वक्त भी MCQs करवाते। एक MCQs और भी देख लें, एक किस्म का MCQs डॉट क्रॉस के हवाले से, कि आपको कोई वेक्टर दे देता है A इज इक्वल टू 2i माइनस j इज परपेंडिकुलर टू ऑप्शन बना के दे देता है। इस तरह आपको कोई ऑप्शन बना के दे देता है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत एक फेमस किस्म के MCQs है कि अगर आपको A वेक्टर दे दिया है और कहता है कि दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ऑप्शन A और ऑप्शन B वेक्टर और ऑप्शन 3 वेक्टर और ऑप्शन 4th वेक्टर, किसके साथ ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि जब कोई वेक्टर किसी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है तो उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है और डॉट प्रोडक्ट को 0 आना चाहिए। परपेंडिकुलरिटी या ऑर्थोगोनैलिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट जिस केस में 0 आ जाए वही परपेंडिकुलर होगा, और जब 0 ना आए तो इसका मतलब है वो वेक्टर परपेंडिकुलर। तो बारी बारी डॉट प्रोडक्ट लो। देखो पहले केस में जो डॉट प्रोडक्ट लोगे, ए वाले केस में डॉट प्रोडक्ट, डॉट क्या तरीका है, आई वाला आई से 2 2 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 ये +1, जे डॉट J1 ये डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। तो ये तो 0 नहीं आया ना, लिहाजा इस पे परपेंडिकुलर नहीं है। इस पे करें 2 1 इस केस में 2 1 2, और इधर आपके पास इधर प्लस डाल दें। ये MCQs का ऑप्शन मैंने खुद बनाया तो मुझे पता है। 2 1 2 प्लस माइनस -2, देखो इधर आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बी ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, सी और डी के साथ भी 0 नहीं आ रहा, तो लिहाजा जिस ऑप्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया तो लिहाजा ये जो बी ऑप्शन का वेक्टर है उसकी गारंटी है कि वो ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। इसका ए डॉट बी लाजमी 0 होगा, लेकिन इसका ए क्रॉस बी मैक्सिमम होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह कुछ जो है मैंने MCQs करवाए हैं, और भी बहुत ज़्यादा MCQs हैं। मेरी MCQs की बुक जो है उसमें बहुत ज़्यादा MCQs बना के दिए हुए हैं आप लोगों को। उस MCQs की बुक को फॉलो करें, और जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको और बहुत ज़्यादा MCQs आपके सामने आएंगे। तो आपको सबसे पहले जो है टॉपिक को थ्योरेटिकली समझना पड़ता है, उसका कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, जो हमारा तरीक़ाकार है। आपको मैंने इन दोनों टॉपिक्स को पहले कंसेप्चुअली समझाया है, उसकी थ्योरी वाइज आपको समझाया है, और आज उसके फेमस MCQs आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं क्योंकि आप लोगों का जो संडे टेस्ट होगा उस संडे टेस्ट में इन टॉपिक से MCQs में काफ़ी ज़्यादा दूँगा। MCQs की जितनी ज़्यादा हो सकती है आप MCQs की प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा MCQs कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपके साथ जो अनसीन प्रॉब्लम है वो आपके लिए अनसीन ना रहें। मुख्तलिफ जितनी वैरायटी की आप MCQs सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा बुक्स, जितने ज़्यादा लोगों के आइडियाज़ को आप फॉलो करेंगे, आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होती जाएंगी। फिर आप अनसीन MCQs भी कर सकेंगे, क्योंकि बात वही होती है, थोड़ी सी चेंज करके उसको दिया होता है हम लोगों ने। तो लिहाजा आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जब भी MCQs की प्रैक्टिस करें तो आप जो है वॉच को अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि MCQs को सॉल्व करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको विद इन टाइम सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। शुरू में आपकी फ्रिक्वेंसी स्टक होने की ज़्यादा होगी, फिर बाद में ये कम होती जाएगी, लेकिन आप इससे परेशान ना हो, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा, रिवीजन से और प्रैक्टिस से होगा। लिहाजा अब इस चैप्टर के हम दूसरे हिस्से में मूव करेंगे, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। क्यों कि हम लोग जो है चैप्टर हमारे का नाम था वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, तो वेक्टर्स को तो हम डिस्कस कर आए हैं जितना हो सकता था मैक्सिमम शॉर्ट टाइम के अंदर। आज हम फिर इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेंगे कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट, चूँकि आप एंटी टेस्ट के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करता हूँ। इक्विलिब्रियम तो आपको अच्छे से पता है कि क्या है, आप बहुत छोटी क्लासेस में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आप कहते थे कि अ बॉडी एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बड़ी सीधी सादे लफ्ज़ों में आप
आप कहते थे कि जब एक बॉडी रुकी हुई है या वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर हो, तो ऐसी सूरत में हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मानते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स और टार्क नहीं होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स भी होगी, टार्क भी होगी, लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। फोर्स और टार्क का रिजल्टेंट नहीं होगा, फोर्स और टार्क का रिजल्टेंट जीरो होगा। लिहाजा इफ यू वांट टू हैव कंप्लीट इक्विलिब्रियम देन देयर आर टू बेसिक कंडीशन। वन ऑफ देम इज summation of the forces must be equal to the zero, and the second famous condition is summation of the torques must be equal to zero। ये दो बातें अगर किसी सिस्टम का हिस्सा हैं तो उस सिस्टम में आप कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात कह सकते हैं। कंप्लीट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। जैसे कि इस केस में हम इक्विलिब्रियम को नाम देखते हैं एक किस्म का, दोनों केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो। अब रेस्ट पे कैसे हो सकता है? जैसे ये पेन मैंने होल्ड किया हुआ है, इस पे जितना अपवर्ड फोर्स है नॉर्मल की और उतना वेट है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। या इस ऑब्जेक्ट पर इस तरह मैंने पकड़ा हुआ है, जितना क्लॉकवाइज टार्क लगा रहा हूँ उतना एंटी क्लॉकवाइज टार्क लगा रहा हूँ, ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो समेशन ऑफ टार्क और समेशन ऑफ फोर्सेस का जीरो होना आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम दे सकता है। और इस केस में कंजूसन जो रिलेटेड है उसको हम दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है डियर स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो जीरो तो स्टैटिक में आ जाएगी, वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो, उसका एक्सेलरेशन सिफर हो। इसको ट्रांसलेशनल भी कहते हैं या डायनामिक भी कहते हैं। डायनामिक उस केस में भी आ सकता है। तो डायनामिक के अंदर क्या सीन है कि मोशन हो रहा हो, डायनामिक्स हो, लेकिन फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो या टार्क्स का रिजल्टेंट ज़ीरो हो। वेलोसिटी जो है लीनियर के केस में, यानी कि लीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये तमाम आगे पीछे एक्सेलरेशन को कंट्रोल करता है ये इक्वेशन। और इधर जो है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। जब अल्फा नहीं है तो टॉर्क भी नहीं है, और एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, जब ए नहीं है तो एफ भी नहीं है। तो ये आपके पास बहुत बेसिक मैसेज है आपके पास। इफ़ यू वांट टू हैव अ सिस्टम इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और द परफेक्ट इक्विलिब्रियम और ऑल दीज, और इस किस्म की इक्विलिब्रियम को नाम हम कौन सा देते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये जो समेशन ऑफ टार्क वाला केस है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कि यहाँ सिस्टम जो है, यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। और इक्विलिब्रियम से ये मुझे मुराद नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका इक्विलिब्रियम ख़राब है। मोशन भी इक्विलिब्रियम देता है। लीनियर या ट्रांसलेशन के केस में उसका मोशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए। कैटेगोरिकली स्पीकिंग रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो होना लाजमी नहीं है कि फोर्सेज एब्सेंट हों। फोर्सेज एब्सेंट हो तो बहुत अच्छा है, फोर्सेज एब्सेंट होना बड़ा मुश्किल काम है। फोर्सेज एब्सेंट हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फोर्सेज का रिजल्टेंट एब्सेंट हो, रिजल्टेंट जीरो हो। और दूसरे किस्म में ये अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका एंगुलर मोशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। एंगुलर मोशन यूनिफॉर्म मीन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल टार्क्स का रिजल्टेंट, एक्सटर्नल टार्क्स का सम, वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल टार्क जीरो होना भी लाजमी नहीं है, एक्सटर्नल टार्क एब्सेंट होना भी लाजमी नहीं है, एक्सटर्नल टार्क के रिजल्टेंट का एब्सेंट होना लाजमी है। तो ये सारी बातें जो है आपको इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करवाती हैं, और उस इक्विलिब्रियम को आप मुख्तलिफ नामों से पुकार रहे होते हैं, कभी स्टैटिक, कभी ट्रांसलेशनल, कभी डायनामिक और कभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम का नाम दे रहे होते हैं। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम जो है वो दो हिस्सों में चल रहा है। इसका मतलब है एक इक्विलिब्रियम जो है जिसको हम, बस मैं ये नाम दे देता हूँ मोटे मोटे, ट्रांसलेशनल और
रोटेशनल, ये दो इसके फेमस नाम। ट्रांसलेशनल इस हिस्से को कवर करेगा, रोटेशनल इस हिस्से को। स्टैटिक दोनों में कॉमन आ सकता है, डायनामिक भी आ सकता है। यानी कि इस हिस्से में एक बात दोबारा सुनें, जैसे अगर एक फ़ैन आपके पास चल रहा है और उसकी ओमेगा चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है फ़ैन भी इक्विलिब्रियम में है। क्यों? इसका मतलब है इस तरह इस रूम में फ़ैन चल रहा है और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि फ़ैन के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। इट्स रोटेटिंग ड्यू टू इनर्शिया, नॉट ड्यू टू एनी टॉर्क। इसी तरह अगर एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोटरवे पे जा रही है तो वो भी इनर्शिया की वजह से है, उसमें भी एक्सटर्नल फोर्सेस मोर्सेस नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट नहीं है, वो इक्विलिब्रियम आ चुकी है। फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स जब बैलेंस कर लेती है एक दूसरे को, फिर कार ना तेज़ होती है ना स्लो होती है। और जब फ्रिक्शन तेज़ हो जाती है कार स्लो होने लग जाती है, और फ्रिक्शन कम हो जाती है एक्सटर्नल इंजन की फोर्स, तो कार तेज़ होने जाती है। जब बराबर हो रहे हैं तो कार और जो है वो दोनों इकट्ठे हो जाती है। इस तरह हवा की फ्रिक्शन और वो सब कुछ बराबर हो जाता है, टॉर्क, तो वो पंखा भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो ये आपके पास अब बात है दो किस्म की, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम दो हिस्सों में सफ़र करेगा। पहला हिस्सा जो है इक्विलिब्रियम का, वो आपके पास है टॉर्क्स का सम जीरो होना चाहिए। दूसरा हिस्सा जो इक्विलिब्रियम का है वो आपके पास है फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे एमसीक्यूज दो हिस्सों में चलेंगे। इस चैप्टर के इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज दो हिस्सों में चलेंगे, एक इन टर्म ऑफ फोर्सेस होंगे, दूसरे इन टर्म ऑफ टॉर्क होंगे। तो ये दोनों ही किस्म के एमसीक्यूज इक्विलिब्रियम के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। अब डियर स्टूडेंट, फोर्सेस आपको इक्विलिब्रियम कब देती हैं? अब इसी से के एमसीक्यूज को डिस्कस करें थोड़ा सा टेक्निकली, कुछ बातें और एमसीक्यूज स्लैश एक्सप्लेनेशन दोनों को इकट्ठा चलाते हैं। देखें, ये बात निहायत ही अहम है, बहुत ही दिलचस्प आपको मैं एक बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर, कि फ़र्ज़ करें ये आपको मैं एक रॉड दे देता हूँ, इट्स अ रॉड। इस पे आप एक फोर्स इधर लगाते हैं एंड पे, दूसरी फोर्स दूसरे एंड पे लगाते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, और इस केस को हम बोलते हैं कपल। कपल इज द सम ऑफ टू पैरेलल टॉर्क्स। दो पैरेलल, आप कैसे दो पैरेलल, अब कपल वाली बात अंदर आ गई है। नहीं, ये एक मोमेंट आर्म है, ये दूसरा मोमेंट आर्म है, दो मोमेंट आर्म है। इधर एरो बना दूं समझाने के लिए। अब देखें डियर स्टूडेंट, आर इधर है, एफ इधर है, तो इसका टार्क किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आर इधर है, एफ इधर है, इसका भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन फोर्सेस आर कोप्लेनर एंड अनलाइक पैरेलल, अनलाइक कोप्लेनर फोर्सेस हों, अनलाइक पैरेलल कोप्लेनर इक्वल फोर्सेस हों, तो इधर इनका समेशन ज़ीरो होने में कोई राय नहीं है। लिहाजा इस केस में ये जो कपल वाला केस है, कपल इज सम ऑफ टू टॉर्क, फार्मूला अगर आप कपल का बनाते हैं तो ये एक आर एफ दूसरा आर एफ, आपके पास 2RF हो जाएगा। ये एक RF दूसरा RF, और 2R क्या है? रॉड की लंबाई। ये LF या FL ये कपल का फार्मूला है। कपल जो है वो कपल आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट होता है। फोर्स 10 है तो इधर भी 10 है, इधर 20 है, इधर 20 है, इधर 100 है, इधर 100, इधर 1000 है, इधर, तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। फोर्स और पूरे रॉड की लंबाई को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कपल मिल जाएगा, दो टार्क्स का सम मिल जाएगा। इससे भी MCQs आ सकता है, MCQs के लिए ये कपल भी इंपॉर्टेंट है। 12 अब मैं आपको कपल वाला केस समझा रहा हूँ कि कपल वाले केस में पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि जब फोर्सेस अपोजिट हैं तो टार्क लाइक पैरेलल है। देखिए फोर्स अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, इसका टार्क एंटी क्लॉकवाइज है, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखिए ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी फोर्स डाउनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज। तो लिहाजा इस केस में टार्क्स का सम जीरो नहीं है। तो क्या आप इस केस में ये जो मैंने कपल वाला केस बताया, आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम है? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि परफेक्ट इक्विलिब्रियम में दोनों बातें होना लाजमी है। इस केस में आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, इस केस में A तो ज़ीरो है, इस केस में V भी ज़ीरो है, V इसलिए ज़ीरो के ट्रांसलेट नहीं हो रहा। एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, इससे और भी इंपॉर्टेंट हमसे क्यों जाता रहता है कि कपल फोर्सेस कैन नॉट ट्रांसलेट अ सिस्टम।
अगर ऑप्शन में आ जाए कपल फोर्सेस कैन नॉट, ऑप्शन ए ट्रांसलेट अ सिस्टम, रोटेट अ सिस्टम, वाइब्रेटर, बोथ या नन, तो आप कहेंगे कि इट कैन नॉट ट्रांसलेट। कपल फोर्सेस चूँकि उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होता है, जब फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो गया तो ट्रांसलेशन फिर ज़ीरो जो है नहीं पॉसिबल होती है। ट्रांसलेशन अपोजिट इक्वल फोर्सेस आ जाएँ, फोर्सेस लग नहीं रही, सिस्टम ट्रांसलेट अब नहीं कर सकता, तो लिहाजा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की तो यहाँ गारंटी है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया, स्टैटिक भी ट्रांसलेशन कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। कपल फोर्सेस जो हैं वो आपके पास, यानी कि अब कपल के केस में अल्फा होगा, अल्फा नॉन ज़ीरो होगा, अल्फा नॉन ज़ीरो होगा तो आपके पास ओमेगा जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगी, ओमेगा विल नॉट बी कांस्टेंट। एक बात इंपॉर्टेंट जो बताई इस केस के हवाले से कि जब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये कपल का केस है, और याद रखें टू प्रोड्यूस कपल फोर्सेस मस्ट बी कोप्लानर नॉट कोलिनियर। अगर ये कपल फोर्सेस कोलिनियर हो गई, एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं दोनों, तो आप ये कपल भी पैदा नहीं करेंगी। क्यों पैदा नहीं करेंगी? कपल आर्म ख़त्म हो गया, एल ख़त्म हो गया, कपल आर्म ख़त्म हो गया तो अब कपल भी नहीं होगा। अब परफेक्ट इक्विलिब्रियम हो गया है, ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है, क्योंकि कपल आर्म नहीं रहा। इसलिए कपल फोर्सेस आमतौर पे कोलिनियर नहीं होती, कोप्लानर होती हैं। तो कपल फोर्सेस की डेफिनेशन भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई है, और कपल के मुतालिक जो बताई है कि वो ट्रांसलेशन काज नहीं करता, जस्ट कपल क्या काज करता है? जस्ट रोटेशन काज करता है, अल्फा काज करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को पैदा करता है, टाउ को पैदा करता है, जो है वो अल्फा को नॉन ज़ीरो लिखो इधर। तो ये अब दूसरे केस में अगर मैं आपको एक दूसरी इसी से रिलेटेड रॉड के केस से एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास एक रॉड है, इसको मैं ऊपर उठाता हूं, एक फोर्स रस्सी एक सिरे से बांधता हूं, दूसरी रस्सी दूसरे सिरे से बांधता हूं, और उस रॉड के ऐसे रस्सी बांध के ना ऐसे उसको मैं उठाता हूं ऊपर से। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये फर्ज करें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये ए है ये बी है। अब इसका टार्क देखें आर और एफ के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, आर और एफ के हिसाब से एंटी। अब दोनों टार्क एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है, दोनों एंटी नहीं, ये एंटी ये क्लॉकवाइज। अब टार्क्स का सम जीरो हो गया है, बिल्कुल एंड्स पे रस्सी बांध के उठाऊंगा, रॉड घूमेगा नहीं, ट्रांसलेट नहीं होगी। जैसे आप चेयर को खींचते हैं दोनों टांगों से पकड़ के तो वो रोटेट नहीं होती, तो यहाँ रोटेशन नहीं होगी। जब रोटेशन नहीं होगी तो अल्फा नहीं होगा, और जब अल्फा नहीं होगा तो ओमेगा जो है वो आपके पास ज़ीरो या फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट होगी। और लेकिन अब की बार फोर्सेस का सम ज़ीरो नहीं है, ए एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, और वी जो है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं है। तो आपने देखा कि बड़ी दिलचस्प बात है इक्विलिब्रियम के हवाले से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट थी तो कौन सा इक्विलिब्रियम था और कौन सा नहीं था? रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं था, ट्रांसलेशनल था। और जब ये कपल का केस नहीं है, फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट नहीं है, इक्वल और लाइक पैरेलल हैं, उधर इक्वल और अनलाइक पैरेलल, तो इस केस में फोर्सेस का सम तो ज़ीरो नहीं हुआ। जब फोर्सेस का सम ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टार्क इक्वल है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल नहीं है। इधर जो है आपके पास ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल नहीं है। एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है, जब फोर्सेस अपोजिट हैं, जब फोर्सेस का सम ज़ीरो है तो टार्क्स का सम ज़ीरो नहीं है, और जब टार्क्स का सम ज़ीरो है तो फोर्सेस का सम ज़ीरो नहीं है, फोर्सेस जब सेम डायरेक्शन में है। तो ये बड़ी कंडीशन आपके सामने आ गई है, इंपॉर्टेंट मैसेज आपके सामने आ गया है। अब इसी बात को मैं मज़ीद आगे बढ़ा कर चलता हूँ। आप इस मैसेज पे पहुँच चुके हैं, मुझे मैसेज आया कि 1 मिनट बाकी है, इस टॉपिक को मैं यहाँ स्टॉप करने जा रहा हूँ, 1 मिनट बाकी है। इस बात को आप जहन में रखें, कल मैं इसी से आगे प्रोसीड करूँगा। अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, इसी बात को मैं मज़ीद आगे लेकर जाऊँगा, इसी से रिलेटेड फर्दर MCQs करवाऊँगा। ये 2 पॉइंट जहन में रखें, और इसके MCQs अभी रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।